हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी SGNR की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे संभव एकेडमी SGNR के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनरल साइंस और उसी जनरल साइंस में टॉपिक चल रहा था सेल, कोशिका और उसी में कोशिकांग सेल ऑर्गन्स। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मुकेश सहारन, एक बार फिर से आप हमारे YouTube चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गन कोशिकांग, टॉपिक था सेल यानी कोशिका, इसी के अंदर चल रहे थे सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन्स कोशिकांग, सेल ऑर्गन बोले तो कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। और उसी कोशिकांग में हमने कुछ एक सेल ऑर्गन किए थे। आज बात स्टार्ट करते हैं नए सेल ऑर्गन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग, और उसी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ही कहा जाता है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया या इसे क्या कहेंगे हम? सूत्र कणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। सबसे पहले हमें ध्यान देना है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका को, इसकी खोज के बारे में बात करनी है कि इसको किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा कब कब खोजा गया था, क्या क्या इन पे, यानी इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में हमें कुछ ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने देखा था। सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने, किसने? कोलिकर ने कीटों की रैखित पेशियों में देखा था। कीट यानी इंसेक्ट, कीटों की रैखित पेशियों में जो मस्कुलर सेल्स होती है, रैखित पेशियों में केवल क्या किया? देखा। देखिए, देखना और खोज करना अलग चीज होती है। हमसे पूछा जाए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का काम किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था? तो किसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा? किसने? कैसे कोलिकर, कैसे कीटों की रैखित पेशियों में। किसमें? कैसे कोलिकर नामक साइंटिस्ट है, कैसे कीटों की रैखित पेशियों में इन्होंने इसको क्या किया? केवल है देखा। केवल क्या किया? देखा देखा देखा, सिर्फ देखने का काम किया गया था। फिर ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया गया था या नाम दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द या माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो इसका नाम साइंटिस्ट थे बेंडा। सी बेंडा या बेंडा, कौन से? बेंडा नामक साइंटिस्ट थे जिनने उन्होंने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया पे ध्यान देना, एक और साइंटिस्ट थे अल्टमान। कौन से? अल्टमान नामक साइंटिस्ट थे। कौन से थे? अल्टमान। सबसे पहले देखने का काम कोलिकर ने कीटों की रैखित पेशियों में, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो बेंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा। अल्टमान नामक साइंटिस्ट थे, तो अल्टमान ने इसी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट। अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट का। अल्टमान कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये क्या है? बायोप्लास्ट है। हालांकि वर्तमान में भी नाम कौन सा चल रहा है? बेंडा वाला। वर्तमान में भी हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि बेंडा ने इसको नाम दिया था। फिर सुनिए हिस्ट्री के अंदर, इसके इतिहास में, कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने का काम किसके द्वारा किया गया था? कोलिकर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। किसमें देखा था? कीटों की रैखित पेशी। किसमें? कीटों की रैखित पेशियों में देखा था। किसमें? कीटों की रैखित पेशियों में सबसे पहले इसको देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस साइंटिस्ट ने दिया? तो नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंडा।
कौन से बैंड। और अल्टमान नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम कहा, बायो। यही अल्टमान है जो कहलाते हैं वास्तविक खोजकर्ता। कौन से, वास्तविक खोजकर्ता कौन से हैं, अल्टमान। कि वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया को किसके द्वारा खोज की गई थी, तो अल्टमान के द्वारा। देखो कोलिकर ने सिर्फ देखा था, इस पे कोई स्टडी नहीं की, कोई विस्तार से अध्ययन नहीं किया, सिर्फ देखा कि इसी को स्ट्रक्चर है। बेंडा नामक साइंटिस्ट है, उसने कहा कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अल्टमान कहता है नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये बायोप्लास्ट है। ये कहता है, अल्टमान कहता है कि बायोप्लास्ट है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है, ये यानी पूरी स्टडी की थी। इसलिए वास्तविक खोजकर्ता कौन सा होगा, अल्टमान ही हो। तो वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने की, अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में एब्सेंट होता है। कौन से में, प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हम पहले की वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट आरबीसी में एब्सेंट, आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। तो किस किस में एब्सेंट होंगे, आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, हमेशा एब्सेंट यानी नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त। कैसे होंगे, दोहरी झिल्ली युक्त होंगे। कैसे, दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन होते हैं जी। दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन होती है। कितनी होती है, इनके दो झिल्लियां पाई जाती है, दो मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। फिर सुनिए क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस साइंटिस्ट के द्वारा, तो बेंडा के द्वारा। बेंडा नामक साइंटिस्ट जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। एक अल्टमान साइंटिस्ट आए, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये तो बायोप्लास्ट है। और उसी अल्टमान ने पूरी स्टडी की, अध्ययन किया, इसीलिए इसी अल्टमान को कहा जाता है वास्तविक खोजकर्ता माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी में हमेशा एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये हमने कुछ बातें देखी, और चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे डीप में कि क्या क्या और डीप बातें हो सकती हैं। तो हमें सेल टॉपिक ही चल रहा है, सेल ऑर्गन्स कोशिका, और उसी में माइटोकॉन्ड्रिया। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे संभव एकेडमी SGNR के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट देखिए सेल टॉपिक, और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया बात चल रही है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन होगा। कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे, डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग, यानी इसके 2 पार्ट होते हैं। वो ध्यान देना कौन कौन से। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, जो इनर मेम्ब्रेन होती है आंतरिक झिल्ली होती है, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। कुछ स्थानों पे इस तरीके से अंदर की तरफ धसी हुई इनवेजिनेशंस या फोल्डिंग्स बनाती है, इस तरीके से होती।
माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन कुछ कुछ पार्ट में अंदर की तरफ धस जाती है, इनवेजिनेशन या फोल्डिंग्स बनाती है। ध्यान देना, बाहर की होगी तो क्या कहलाएगी, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर की होगी वो कौन सी कहलाएगी, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। बाहर है तो बाहरी झिल्ली, अंदर है तो आंतरिक झिल्ली, आउटर है तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर है तो इनर मेम्ब्रेन। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के 2 पार्ट, और उसमें से पहला पार्ट कौन सा होता है, ध्यान देना, 1 नंबर पे पार्ट होता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम होगा, मैट्रिक्स या आदात्री, मैट्रिक्स पार्ट होता है। और सेकंड पार्ट होगा यहाँ पे F1 पार्टिकल्स, F1 कण या क्रिस्टी, F1 कण या क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कौन सा होगा, F1 पार्टिकल, और एक पार्ट कौन सा होगा, मैट्रिक्स। ध्यान देना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन है, इन्हीं में एक तरल पदार्थ लिक्विड भरा रहता है, अंदर भी ये लिक्विड है। इसी लिक्विड पार्ट को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड होता है उसी को क्या नाम कहा जाता है, मैट्रिक्स या आधात्री। मैट्रिक्स कहो या आधात्री कहो। इसी मैट्रिक्स के अंदर ध्यान देना, मैट्रिक्स पार्ट में श्वसन जो रेस्पिरेशन, श्वसन का द्वितीय चरण संपन्न होता है। श्वसन का द्वितीय चरण, सेकंड स्टेप ऑफ इन रेस्पिरेशन। जो श्वसन होता है, हम रेस्पिरेशन करेंगे कभी कि हम जो सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया जो करते हैं, उसी रेस्पिरेशन श्वसन में 3 स्टेप्स आएंगे। पहला ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोलाइसिस, इस पे विस्तार से चर्चा हमारी होगी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। एक होगा रेस्पिरेशन यानी श्वसन, उसी के अंदर पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड चरण यानी द्वितीय स्टेप कौन सा होगा, क्रेब्स साइकिल, और थर्ड होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो 3 स्टेप होते हैं। उन्हीं 3 स्टेप के अंदर श्वसन का जो द्वितीय चरण होता है, सेकंड स्टेप होता है, इसी द्वितीय चरण का नाम होता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर कहते हैं, क्रेब्स चक्कर या क्रेब्स साइकिल। हालांकि इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, सिट्रस साइकिल भी कहते हैं। वो हम स्पेशल श्वसन के अंदर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि श्वसन का सेकंड स्टेप जो कंप्लीट होगा वो कहाँ पे, मैट्रिक्स पार्ट में। उसी सेकंड स्टेप को क्या कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स चक्कर के अंदर द्वितीय चरण के दौरान यहाँ पे 24 ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एक तरीके की एनर्जी ऊर्जा का निर्माण होता है। 24 ATP का क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में, तो मैट्रिक्स पार्ट में। किस भाग में, मैट्रिक्स में, जहां पे सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होगी। कौन सी होगी, सेकंड। और उसी सेकंड रिएक्शन का नेम क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर। क्या कहेंगे इसे, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्कर। ध्यान देना 24 यहाँ पे जो इनर साइड होती है, इसी इनर साइड के अंदर यहाँ पे एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनर जो साइड है, इनवेजिनेशन या फोल्डिंग से यहाँ पे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस टाइप रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जहां जहां इनवेजिनेशन है, फोल्डिंग्स है, वहां पे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होगी। इस तरीके की रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। और इसी रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण, F1 कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल्स या F1 कण। ध्यान देना, जहां इनवेजिनेशन होता है, फोल्डिंग्स होती है, वहीं पे एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसी रैकेट लाइक संरचना में, रैकेट यानी जो चिड़ी का बल्ला होता है, चिड़ी बल्ला खेलते हैं, जो बैडमिंटन जो हम गेम खेलते हैं, उस बैडमिंटन के अंदर जो बैट होता है, जो उसी को क्या कहा जाता है, रैकेट कहा जाता है। तो उस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पे।
उसी को क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल्स। उसमें एक पार्टिकल लगे होंगे छोटे छोटे कण, जिन्हें F1 पार्टिकल्स या F1 कण कहते हैं। यानी F1 कण पार्टिकल्स के अंदर ध्यान देना, श्वसन यानी रेस्पिरेशन का, श्वसन का तीसरा चरण संपन्न होता है। थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा, तीसरा चरण, और इस तीसरे चरण का नाम होता है ETS। कौन सा? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। थर्ड जो स्टेप कंप्लीट होगा उसका नाम क्या होगा? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये भी रेस्पिरेशन में हमें पूरा पढ़ना है कि क्या होता है। श्वसन का तीसरा चरण कहाँ संपन्न होता है? तो F1 कण या क्रिस्टी के अंदर होता है। ETS में यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितने का? 12, यानी 12 अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने? 12 ATP। जबकि जो सेकंड स्टेप होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, उसमें कितना? 24 ATP का फॉर्मेशन। ETS में कितने ATP का फॉर्मेशन? 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। केवल 12 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कहाँ पे होगा? ETS के अंदर। इतनी ज़्यादा एनर्जी होने के कारण से ध्यान दीजिए, एक ग्लूकोज जो होता है, फूड पार्टिकल्स यानी भोजन का जो कण ग्लूकोज, उसके कंप्लीटली डिसोसिएशन से यानी पूर्ण अपघटन से हमारे 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड होती है। कितनी? 38 मॉलिक्यूल्स। लेकिन उसमें से 36 तो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करवाता है हमें। कितनी? 38 मॉलिक्यूल्स से हमें ATP का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज के डिसोसिएशन से। लेकिन उसमें से 36 कहाँ प्राप्त हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान दीजिए, 24 कहाँ पे? इस पार्ट में, और 12 कहाँ पे? इस पार्ट में है। तो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के ही पार्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होने के कारण से इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहेंगे इसे? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कारण पता होना चाहिए। अब हमसे ये क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? सभी को पता है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन हमसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? तो हमारा आंसर होना चाहिए कि ग्लूकोज के अपघटन से या ग्लूकोज के टूटने से अधिकतम ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। यानी ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए 24 एंड 12, 36 मॉलिक्यूल ATP कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? ऊर्जा कहाँ प्राप्त हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होने के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहलाता है। कारण पूछेगा हमसे, कोजेज क्या है, उसका कारण क्या है? तो कारण ध्यान रखना है, ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा का निर्माण होना। क्या? ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा का या एनर्जी का क्या होना? निर्माण होना। इसी कारण से इसको, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ध्यान दीजिए, जो सेल ऑर्गन से माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में एक सर्कुलर DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर DNA, जिसे कहते हैं वर्तुल DNA। क्या कहेंगे? वर्तुल DNA, वर्ताकार DNA, वर्तुल DNA, या इसी को ही नाम दे दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल DNA। वर्तुल DNA कहो, सर्कुलर DNA कहो, माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहो, बात एक। यानी ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वर्ताकार होता है, इसी कारण से वर्तुल DNA, सर्कुलर DNA इन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी कारण से नाम क्या पड़ा? माइटोकॉन्ड्रियल DNA। देखिए वेल डेवलप्ड DNA नहीं है, क्योंकि वेल डेवलप्ड DNA तो पाया जाता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में पाया जाता है, प्रेजेंट होगा जो डेवलप हमारा DNA होता है। ये तो वेल डेवलप्ड DNA नहीं है, इसीलिए सर्कुलर DNA होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं 70S टाइप के राइबोसोम। किस टाइप के? 70S टाइप के क्या पाए जाते हैं?
70s टाइप के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। 70s प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। 70s प्रकार के राइबोसोम पाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये डीएनए खुद एक सेल ऑर्गन है, राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गन है, लेकिन ये तो अन्य सेल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गन, उसी में क्या प्रेजेंट है? डीएनए और राइबोसोम। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर के कारण से, यानी 70s टाइप के राइबोसोम और वर्तुल डीएनए के कारण से, इन दोनों स्ट्रक्चर के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोनों संरचना के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाफ ऑटोनोमस सिस्टम, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आधा स्वतंत्र हो जाता है। अर्ध का मतलब आधा, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र हो जाना। हाफ ऑटोनोमस सिस्टम या सेल ऑर्गन्स, कौन सा? हाफ ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहलाएगा, तो कोशिकांग होता है। अर्ध स्वायत्त यानी आधा स्वतंत्र हो जाता है। क्यों? कारण पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर के कारण से इसे क्या कहा जाता है? हाफ ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर सुनिए माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टू बातें याद रह जाती है तो बहुत ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना, डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के दो ही भाग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दो ही चरण होते हैं, एक तीसरा चरण और एक दूसरा चरण और एक तीसरा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त। माइटोकॉन्ड्रिया के दो भाग। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दो ही चरण। माइटोकॉन्ड्रिया में दो ही सेल ऑर्गन कोशिकांग पाए जाते हैं, एक कौन सा? वर्ताकार डीएनए, और एक कौन सा? 70s प्रकार के राइबोसोम, यानी राइबोसोम की स्मॉल यूनिट होती है, छोटी इकाई है। ये कौन सी है? 70s। और एक जो लार्ज यूनिट होती है, बड़ी इकाई होती है 80s टाइप की, 80s प्रकार की होती है। तो ये दो बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त, माइटोकॉन्ड्रिया दो भाग। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो ही श्वसन के चरण संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो ही सेल ऑर्गन कोशिकांग पाए जाते हैं, एक 70s टाइप का राइबोसोम, एक वर्ताकार डीएनए या वर्तुल डीएनए। इन्हीं दोनों संरचनाओं के कारण से इसको क्या कहा जाता है? 70 अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है। फिर सुनिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। कैसा? डबल मेम्ब्रेन होता है, दो भाग होते हैं, एक भाग होगा मैट्रिक्स और एक भाग होता है F1 पार्टिकल या क्रिस्टी। जो मैट्रिक्स पार्ट होगा, इस भाग के अंदर रेस्पिरेशन का यानी श्वसन का सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है, जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल में 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 24 अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने? 24 यानी 24 अणु ऊर्जा का निर्माण होगा। जबकि जो सेकंड स्टेप ETS होता है वो कहाँ संपन्न होगा? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन फोल्डिंग्स होती है, वहीं पे छोटे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसी में स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं F1 पार्टिकल्स या F1 कण, या इसे क्रिस्टी, जिसके अंदर रेस्पिरेशन का, श्वसन का थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, तीसरा चरण पूरा होता है, जिसका नाम होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसमें हमें टोटल कितने? 12 एटीपी का निर्माण होता है, 12 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा हमें। तो ये हमें इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं? एक वर्ताकार डीएनए। फिर कह रहा हूँ वेल डेवलप्ड डीएनए नहीं है, केवल वर्ताकार है, सर्कुलर डीएनए। केवल कैसा है? वर्ताकार या सर्कुलर डीएनए। इसी कारण से वर्तुल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, इसलिए क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे
राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनका 70S टाइप के राइबोसोम कहेंगे, क्या कहेंगे, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर के कारण से अर्ध स्वायत्त कोशिका कहा जाता है, आधा स्वतंत्र हो जाने वाला, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम का है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आधा अपना हक जताना स्टार्ट कर देता है, आधी अपनी चलानी स्टार्ट कर देता है, वो अपना रूप दिखाने लगता है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है अभी भी, क्योंकि मेन तो कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस केंद्रक का, लेकिन कुछ हद तक इसका कंट्रोल है, नियंत्रण है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक हमारा जो वर्ड लिखा है ये एक एक क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, आप एक बार फिर से हमारे संभव अकेडमी SGNR के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।